हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर के बाद ये वाला लेक्चर नंबर 1.15 की जगह अब ये हो गया 1.16, लेक्चर नंबर 1.16। ठीक। और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? जस्ट अभी हमने पिछला लेक्चर देखा। पिछले लेक्चर में हमने क्या प्रूफ किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू शेल की वजह से था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड स्फेरिकल शेल था जो कि अंदर से खाली होता है। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर की वजह से अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। और वो सॉलिड स्फीयर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, चलिए इन सब पे हम लोग सोचेंगे। अभी स्टार्ट हो रहा है ना, देखते हैं कैसे कैसे होगा। फिर से मेरी बात सुनिए, इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही कर रहे हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गॉस लॉ में हम लोगों ने अभी, फिर से मैं बता रहा हूँ, कौन सा वर्किंग फॉर्मूला है हमारा? ई डॉट डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला। लेकिन इस बार हमारा एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा? इसको नोट कर लीजिए। क्यों होगा? आप हर जगह सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही देखते होंगे, लेकिन आज कुछ नया भी सीखिए। क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो हमारा जो चार्ज होगा वो चार्ज इनसाइड द स्फीयर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो गई बात? ऑन द सरफेस भी हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, या बना सकते आप। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फीयर के अंदर है, तो स्फीयर का एक मीडियम होगा, इनसाइड मीडियम होगा। तो मीडियम के लिए हम क्या पुट करते हैं? एप्सिलॉन एम पुट करते हैं। ये कब होता है? ये लॉ कब था? जब हम लोग एयर और वैक्यूम में पढ़ते हैं। लेकिन अब ये चार्ज कहाँ पे है? किसी मीडियम में है, तो इस बार एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लग जाएगा? एप्सिलॉन एम लगेगा। हमने इसका डेरिवेशन प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में किया है। ओके, जहां हमने प्रूफ ऑफ गॉस लॉ किया है वहां पर हमने आपको समझाया होगा। ठीक है, देखिए, तो अब हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी है और ये आपके लिए टॉपिक है, मेरे लिए क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। ओके, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू किसकी वजह से? नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से, बाय गॉस लॉ, बाय जीएल। जीएल मतलब गॉस लॉ। ठीक है, ओके। तो गॉस लॉ के लिए हमारे पास एप्लीकेबल कौन सा फॉर्मूला है? ये है, इसको हम अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर दिया है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज है। उस पर चार्ज कितना है ये हमको नहीं दिया है, इसलिए हम इसको लेट कर लेते हैं चार्ज क्यू। कितना ले लिया? चार्ज क्यू। अब हमको क्या फाइंड करना है? ई फाइंड करना है। क्या सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं? गिवन है सॉलिड स्फीयर, दिस और ये फाइंड करना है। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या गिवन है? गिवन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कि चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चारों तरफ हर जगह। अब इसकी वजह से यहां पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं, इसकी वजह से आप ऑन द सेंटर और आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द स्फीयर, स्मॉल आर कहाँ हो सकता है? यानी पॉइंट पी पे निकालना है हमको ई, तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? आउटसाइड भी हो सकता है, सेम प्रीवियस कंडीशन की तरह। ऑन द सरफेस भी हो सकता है, और इनसाइड भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ई इनसाइड भी हो सकता है। कैलकुलेट करने के लिए तो हमको ई तीन जगह पर कैलकुलेट करना है, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सरफेस। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या बनता है? फर्स्ट है हमारा ई आउटसाइड। ओके, अब आउटसाइड के लिए हम मान लेते हैं यहां सेंटर से एक हमने आर डिस्टेंस पे, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे
और इसका कैपिटल आर रेडियस है, क्या है, रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, रेडियस है। तो अब इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, पी पॉइंट, इस पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ई कैलकुलेट करना है। तो अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन ड्रॉ गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस, गॉसियन सरफेस, इन सच अ वे टू गेट E constant and थीटा, E सेम लिख लीजिए, चाहे E एंड थीटा ऐसे लिखे, E एंड थीटा इज constant value at every point on the Gaussian surface। ठीक है, लिख लीजिए पूरा, Gaussian surface। ओके, ये बात समझ में आई। तो हमने ड्रॉ क्या किया, ड्रॉ एक स्फीयर होगा, एक स्फेरिकल शेल होगा, क्या होगा, एक स्फीयर होगा, हॉलो, क्या होगा, हॉलो होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या दिया है, ये हमको स्फीयर दिया है, सॉलिड स्फीयर दिया, पहली बात तो क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर दिया है। ठीक, चलिए देखिए, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2, पता है इस इक्वेशन में हम इसको क्या मानते हैं, LHS मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, RHS मानते हैं। इस बार RHS ये वाला रहेगा जहाँ एप्सिलॉन m रहेगा। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को इक्वल करते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कैलकुलेट किया, E डॉट DS cos थीटा, ये हमारा कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन में क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन, किसका, DS का। ओके, तो ये DS पे एरिया वेक्टर देखिए किधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री, क्लियर। और E की वैल्यू ऑन एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस वी गेट सेम, एंड थीटा इज सेम, कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, तो cos थीटा 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये सब पता है हमको, पिछले लेक्चर से आपको अब धीरे धीरे याद हो रहा होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, E 4 पाई r का स्क्वायर इंटू 1, दिस इज द वैल्यू, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारा क्या है, LHS आ गया, RHS निकालना है, क्या निकालना है, RHS इज Q इनसाइड, Q इनसाइड कितना है, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमने कितना माना है, Q माना है, टोटल चार्ज कितना माना है, Q माना है। अब इस पे टोटल चार्ज अगर आप Q मानते हैं, तो ये देखिए, इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, आउटवर्ड रेडियली रहेगा, द सेम कंडीशन जस्ट लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर। कैसा रहेगा, रेडियली, E comes out रेडियली, रेडियली मतलब क्या होता है, along रेडियस, along रेडियस, क्लियर होगी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे ऐसे निकल रहा होगा, द सेम। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इससे निकलने वाला फ्लक्स, यानी ये टोटल हमारा क्या है, इस पे चार्ज कितना है, चार्ज हमने इस पे कितना लेट किया था, Q, इतना ही गिवन माना हमने कि यही हमको गिवन होगा। ठीक है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, Q। अब ये Q
वॉल्यूमेट्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन कंडक्टिंग चार्ज है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप पहले ही, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हम लोग पढ़ते हैं रो इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी, जहां से हमें डी क्यू इज इक्वल टू क्या मिलता है? रो इंटू डी वी। और एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? लिख लीजिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। हमने कैपिटल आर लिया है ना, तो पाई आर का क्यूब, दैट इज द वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास कंटेंट्स है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, स्टेप नंबर 3 में RHS निकाला, Q इनसाइड कितना है? Q, और नीचे क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन m। क्यों एप्सिलॉन m? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक मीडियम में। किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? एक मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होगा? एप्सिलॉन m होगा। अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको, ये रहा। ओके, अब हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली, अब कैलकुलेट कर लीजिए, निकाल लीजिए। यहाँ पर स्टेप नंबर 4 यहीं पे लिख दीजिए, स्टेप 4 LHS, या ऐसे लिखिए अप्लाई GL। GL मतलब गॉस लॉ। गॉस लॉ का मतलब क्या है? E.ds cos थीटा इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन m। ये पता चल गया कि मैं एप्सिलॉन m क्यों लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि चार्ज कहाँ पर है? मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बार मीडियम गिवन है, कैसा? एक सॉलिड स्फीयर है। इस बार ये एयर और वैक्यूम नहीं है, ध्यान देना। तो एप्सिलॉन m हो गया, क्या हो गया? Q इनसाइड एप्सिलॉन m। यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखिए तो E की वैल्यू कितनी आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, आर किधर गया भाई? स्मॉल आर है, स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्या होगा? एप्सिलॉन m होगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन द मीडियम की वजह से है। किसकी वजह से है? मीडियम की वजह से है। ओके, दिस इज द वैल्यू वी गेट एट दिस पोजिशन। लिख लीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है? E आउटसाइड, E आउटसाइड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, E ऑन द सरफेस। कहाँ पे? ऑन द सरफेस। कहाँ पर कैलकुलेट करेंगे? E ऑन द सरफेस। E ऑन द सरफेस कितना आएगा? देखिए E ऑन द सरफेस क्या है? सरफेस पे आ जाने का मतलब कि आपका ये जो R की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। पुट द वैल्यू R इज इक्वल टू ऑन द सरफेस मीन्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। आप इसकी जगह ये पुट कर दीजिए इसी सेम इक्वेशन में, क्योंकि ऑन द सरफेस के लिए भी गॉसियन सरफेस आप कहाँ बनाएंगे? जस्ट अबव द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये है गॉसियन सरफेस। तो यहां पर R जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R पुट कर सकते हैं। यहां पर आप इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू R का स्क्वायर। फिर से देखिए ये वैल्यू एज कंपेयर टू दिस वैल्यू फॉर दिस पॉइंट P। अब ये P की जगह हम ये P आउटसाइड मान सकते हैं, आउट लिख लीजिए। यहाँ पे P सरफेस है, अब P एक इनसाइड वाले के लिए भी देखेंगे। तो ये जो
ई ऑन द सरफेस है एज कंपेयर टू आउटसाइड वाले से, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू का क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। देखिए कैसे, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बस। थर्ड यहां पर देखिए, थर्ड क्या है? ई इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर लीजिएगा, सॉलिड स्फीयर। इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ओके, ई इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है तो मैं एक डायग्राम भी आपको बनाऊंगा, तब जा करके थोड़ा सा क्लियर करूंगा। चार्ज ऐसे इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, है ना। अब मेरे लिए पॉइंट क्या बता दिया गया है? अब आपको क्या दे दिया गया? P इनसाइड है, कहां पे है? इनसाइड है, ये P है, कहां से? फ्रॉम द सेंटर। ये R डैश मान लीजिए, क्या मान लीजिए? R डैश मान लीजिए, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस कैपिटल R है। तो इस P पॉइंट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये मुझे बताना है। ये है मेरा थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मुझे निकालना है, तो मैं फिर से इसके लिए क्या करूँगा? एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। ये क्या है मेरा? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो इसके लिए लिखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप वन क्या है भाई? ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? फिर से एक स्फेरिकल शेल होगा। स्फेरिकल शेल कैसा? जहां पर हम E और थीटा क्या हो? सेम मानेंगे। क्या हो जाएगा? E और थीटा कांस्टेंट वैल्यू मिले एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इस गॉसियन सरफेस का भी एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा सेम वही 4 पाई r डैश का स्क्वायर। किसका? r डैश का स्क्वायर, जो हमारे ds की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 LHS। LHS में हमें क्या निकालना होता है? E डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। E डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस कॉस थीटा, जिसमें हमें E सेम है हर पॉइंट पर, यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी E उतना ही निकलेगा, यहाँ पर भी E उतना ही आएगा, और थीटा भी हर जगह पे देखिए सेम आ रहा है, जस्ट लाइक दिस द सेम कंडीशन। कुछ इस तरीके से यहाँ है। अब गॉसियन सरफेस अंदर है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है? इसके नेक्स्ट स्टेप में चेंज है। वो क्या? चार्ज की वैल्यू। चार्ज पहले यहाँ पर टोटल Q था, अब यहाँ पर चार्ज कितना है? वी डोंट नो। तो यहाँ पर हम चार्ज क्या इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज क्या कंसीडर करेंगे? देखते हैं। पहले E डॉट डी एस कॉस थीटा निकाल लें। E डॉट डी एस कॉस थीटा क्या है? E1 कॉस थीटा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा 1 हो गया। ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल r डैश का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू। स्टेप नंबर 3, Q इनसाइड कितना है? हम जिसे RHS कहते हैं, क्या कहते हैं? RHS। Q इनसाइड ये कितना है? ये हमें कैलकुलेट करना है। Q इनसाइड इस सरफेस के कितना है, ये हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा? ये तो टफ हो गया। Q इनसाइड इस बार हमारा वैल्यू Q डैश लेट कर लेते हैं, क्या? Q डैश। अब Q डैश की वैल्यू क्या है वो हमको निकालनी है।
तो क्यू डैश, देखिए यहाँ पर चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस बार चार्ज अंदर कैसा होगा, रो इंटू डीवी, कैसा होगा, रो इंटू डीवी, यानी क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू डीवी होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो क्या होता है, इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी लीनियर नहीं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे, क्यू डैश इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा वॉल्यूम, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना क्या कहलाता है, रो, वॉल्यूम क्या है, अब वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस यही होगा जो मैं व्हाइट लाइन से अंदर का ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये तो एक सॉलिड है, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या है, अब हमको आर देखिए, आर लेट करना पड़ेगा, क्या वो आर किसके बराबर होगा, यहां पर आर की वैल्यू आर डैश के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, आर डैश के बराबर होगी, क्योंकि जहां गॉसियन सरफेस लेट कर रहे हैं उसके अंदर का ही चार्ज है, तो वहां सरफेस तक आर तो गॉसियन सरफेस की दूरी के बराबर ही होगा, जस्ट लाइक दिस। तो ये यहां पर आर डैश के का क्यूब आएगा, क्या आएगा, आर डैश का क्यूब, तो यहां पर ये डैश कितना है, आर डैश, गॉसियन सरफेस तक की दूरी भी कितनी है, आर डैश, ठीक, दोनों ही आर डैश है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू निकाल ली, यानी क्यू इनसाइड जो हमने लेट किया था वो वैल्यू आ गई। अब ये दोनों किसके बराबर होने चाहिए, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल होने चाहिए। कैलकुलेट कीजिए, रफ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, रफ कर देते हैं। ये मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं, ठीक। तो अब उसके बाद यहां से देखिए, फोर पाई, यहां पर आर डैश का स्क्वायर, क्या लेंगे, आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर का क्यूब, किसका, आर डैश का क्यूब। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई, रो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू 3 नीचे आ जाएगा, रो 4 पाई भी ऊपर रहेगा, आर डैश का क्यूब भी ऊपर रहेगा, है ना। देखिए पाई 4, यहाँ पे 4 दो बार कैसे लिख दिया हम, 4 यहाँ पे नहीं, हाँ 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। अच्छा फिर से लिख दे रहा हूँ, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, 4 रो पाई आर डैश का क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर इंटू 3। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इससे पावर 3 है, ये 2 है, कट जाएगा, तो रह क्या गया, आर रो आर डैश अपॉन 3, अपॉन में यहाँ पर ओहो, यहाँ पर देखिए क्यू डैश अपॉन क्या होता है, ये क्यू इनसाइड था, क्यू इनसाइड। अब ये वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी थी, हमें पुट करना था इस जगह पे, इस जगह पे। तो क्यू इनसाइड पे पुट करोगे तो नीचे एप्सिलॉन एम रहेगा, नीचे कितना रहेगा, एप्सिलॉन एम रहेगा, ये लिख दें। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज में मत रहिए। ये नीचे एप्सिलॉन एम आएगा, क्या आएगा, एप्सिलॉन एम।
यहाँ पर हमने क्या किया, अप्लाई स्टेप नंबर 4 क्या छूट गया, क्या स्टेप 4 अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ में क्या अप्लाई करते हैं हम, बार बार इसी को अप्लाई करते हैं ना। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू पुट करो और ई डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो। पुट कर दिया, एप्सिलॉन एम नीचे है, ई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आर की पावर स्क्वायर है, आर की पावर यहाँ पे 3 है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, रो आर डैश अपॉन एप्सिलॉन एम, नीचे 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई इनसाइड। क्लियर होगी बात, डेरिवेशन समझ में आ रहा है। इसमें टफ काम क्या है, बस हमको Q इनसाइड निकालना है। Q इनसाइड निकालना क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रो होता है। यहां पर हमने आपको बताया था रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कहलाता है। दैट इज इक्वल टू इट, दिस इज व्हाट, टोटल चार्ज। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम, the same quantity, you get the same quantity, okay, it is a constant value for a unit volumes, okay। तो रो इंटू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। अब मैंने फोर्थ स्टेप तो बहुत ही क्लियर हो गया कि अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ एप्लीकेबल किया, मैंने अप्लाई किया और मुझे ई की वैल्यू इनसाइड द स्फीयर पता चल गई। अब देखिए तीनों वैल्यूज आपके सामने है, ये आउटसाइड वाली वैल्यू है, ये कहाँ है, ये इनसाइड वाली वैल्यू है, नहीं ऑन द सरफेस वाली वैल्यू क्या है, ये रही, और इनसाइड द वैल्यू ये रही। अब मुझे थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तीनों इक्वेशन से क्या मैं ग्राफ देख सकता हूँ, बिल्कुल। इस बार मुझे अगर मैं आर की वैल्यू 0 पुट करूँ, गॉसियंस की वैल्यू इस आर को 0 पुट करूँ, तो ई क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। या मैं यहां पर पुट करूं, इस इक्वेशन में पुट करूं आर 0, तो ई की वैल्यू क्या 0। अच्छा ये तो आउटसाइड के लिए है, इनसाइड की कहानी तो ये देगा, सॉरी। तो इनसाइड में यहां पर आप आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो लिखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में ड्रॉ ग्राफ ई और ई, बिटवीन ई एंड आर, बिटवीन ई एंड आर के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा ग्राफ बना रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर है, ये सेंटर हो गया 0 0, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आर पर, आर इधर की तरफ है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आर ऑन द सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, सरफेस से बाहर, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी आपको। तो वैल्यू कितनी है, ई सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू। नहीं विश्वास तो आप यहाँ पर पुट कर, वहाँ यहाँ पे पुट कीजिए, मैक्सिमम आर मिलेगा। ये आर की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगी, चलिए हम लोग स्टार्टिंग से पुट करते हैं, आर 0 तो ई भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो आर थोड़ा सा बढ़ा तो ई भी मिलेगा, फिर आर बढ़ा ई मिलेगा, आर बढ़ेगा ई मिलेगा, आर बढ़ेगा ई मिलेगा। आर मैक्सिमम कैपिटल आर हो गया तो ई भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कैसे बढ़ रहा है, इस इनसाइड द स्फीयर ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ये ऐसे बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली। बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, देखिए बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद आउटसाइड में देखिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, दिख रहा है आपको, E is inversely proportional to R का square, E is directly proportional inside the volume, inside the solid, and E is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। ओके, ऑन द सरफेस वी गेट मैक्सिमम वैल्यू, यहां से डिप्लीशन शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब जरा देखिए यहां पर E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 r की वैल्यू हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा करते थे। यहां पर Q नहीं दिख रहा है आपको, आप क्या कहेंगे सर यहां पर Q नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है, तो ये एक चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रहा इस लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के बारे में भी पढ़ लिया हमने। ओके, दैट इज क्लियर। चलिए, और नेक्स्ट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, ध्यान रखना। अगर आपको स्टेप नंबर 1 2 3 4 ये याद हो गया तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, एक बार LHS निकालते हैं और एक बार RHS निकालते हैं। RHS के लिए सबसे टफ अभी तक का यही आपने देखा होगा, जो कि बहुत टफ नहीं है। चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलता है, रो से निकलता है। ठीक है, तो यानी हमारा जो अंदर चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अंदर चार्ज की वैल्यू ये होगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लियर? ये इनसाइड मिल गया मेरे को। अब ये Q इनसाइड आते ही, Q इनसाइड मैंने Q डैश लेट किया था, इसलिए मैंने Q डैश की वैल्यू निकाली। फिर Q डैश की वैल्यू कहाँ पे पुट करूंगा, इनसाइड पे पुट कर दूंगा। और E डॉट डी एस कॉस थीटा की वैल्यू जो निकल के आई, दैट इज, इसको कहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। तो हमको स्टेप्स याद रहेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, सेकंड LHS, थर्ड Q इनसाइड, फोर्थ अप्लाई गॉस लॉ। और गॉस लॉ हर बार क्या हम ले रहे हैं, यही है ना, यही तो इक्वेशन है। ओके, तो क्या ये बहुत ज्यादा टफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और नेक्स्ट, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट, इन्फिनाइट प्लेन शीट, थिन और थिक दोनों के लिए देख लेंगे, थिन के लिए भी थिक के लिए भी। ठीक है, प्लेन शीट चार्ज बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।